नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता क्या है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करा था। आज उसी में फर्दर उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व या उसके घटक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। रीजन बिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो इसमें ज़्यादा है और ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है। जो स्टार्ट होता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में, यानी प्राकृतिक संसाधन कंट्री में कौन कौन से हैं। किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल अपन यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन है उनकी वजह से हुआ था। ऐसे ही गल्फ कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, उनके बारे में बात करें तो वहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस के कुएँ हैं, उनकी वजह से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंश्योर हो पाया था। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करने वाली चीज़ है, उसमें सबसे ऊपर आता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा कंट्री में होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी उतना ही फास्टर होता है, और जितने कम नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उतनी डिपेंडेंस है वो अदर कंट्रीज़ पे बढ़ती जाती है। फिर सेकंड इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन या मानव संसाधन। अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास में कैपिटल और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करें तो अपन ओवर पॉपुलाइज्ड हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन है, यानी एक्सेसिव पॉपुलेशन है। फिर भी जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो कंप्लीट इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो एक तो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास में, कैपिटल आपके पास में, फिर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होता है, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्स है वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देता है। तो सेकंड जो पॉइंट या सेकंड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफेक्ट करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। फिर थर्ड आता है सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाएं। कोई भी कंट्री है उसमें आप कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, कितनी कंजर्वेटिव थॉट है या कितनी मॉडर्न थॉट है, इन सब चीज़ों पे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिसाइड होता है। मान लीजिए कोई कंट्री ऐसी है जिसमें कंप्लीट ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करा जाता है या फिर आपकी कंजर्वेटिव रूढ़िवादी सोच है, तो उस पर्टिकुलर केस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कंजर्वेटिव थॉट बैरियर बनता है, बाधा बनता जाता है। और जितना मॉडर्न सोसाइटी होता है, मॉडर्न सोसाइटी का मीनिंग है वो लोग अपने अपने हिसाब से डिफरेंट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग है वो मेरी तरफ से ये आता है कि आप अपने जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ठीक से यूटिलाइज करें। फर्दर आप आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए रिसोर्सेज कुछ इस टाइप से यूटिलाइज करें कि उनको भी काम मिलता रहे। तो मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग यहाँ पे सिंपल यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करना नहीं होता है। आप अपने जो कंजर्वेटिव थॉट्स होते हैं उनको छोड़ते हुए मॉडर्न थॉट्स को अडॉप्ट करते हैं, वो भी मॉडर्नाइजेशन होता है। तो आपके यहाँ पे किस टाइप का कल्चर है, कौन सी सोसाइटी में कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कितने कास्ट क्रीड्स हैं, कितने रिलीजन्स हैं, उनमें क्या क्या थॉट्स हैं, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब जितने ज़्यादा आपका ओपननेस होता है आपके कास्ट क्रीड ट्रेडिशन इन सब चीज़ों में, वो इतना ही ज़्यादा बेनिफिट देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फिर नेक्स्ट आता है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। कोई भी कंट्री हो, चाहे वो यूएसए की बात करें, चाहे आप यूके की बात करो, चाहे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, चाहे इंडियन की बात करें, चाहे आपके एशियन कंट्रीज हैं उनकी बात करें, जितना ज़्यादा साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी कंट्री में होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का इंश्योर होता है। रीज़न बिंग, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करें तो उस केस में नियर बाई 48% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है।
अब एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो अप्लाई करी जा सकती हैं। जैसे पहले एग्रीकल्चरल वर्क करने के लिए खेतों में कल्टीवेशन का काम है वो ऊंट बैल और इन सब के थ्रू होता था, आजकल उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए। फिर उसके बाद में अब उसकी फसल की कटाई करनी है, उसके लिए लेटेस्ट टेक्निक्स आपके पास में है। फिर आपके ड्राफ्ट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आया, सूखी खेती का, जिसमें मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही हर एक सेक्टर में साइंस और टेक्नोलॉजिकल जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही फास्टर होता है। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली। किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कुछ कंट्री हैं जहाँ पे आज भी राजा वाली व्यवस्था देखने को मिलती है, कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलता है, कुछ कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है यहाँ पे आपको प्योर डेमोक्रेसी है वो देखने को मिलती है। अब इन सब के अलग अलग इफेक्ट आते हैं। डेमोक्रेसी की अपने आप में हाई कॉस्ट होती है, जितने ज़्यादा आपके इलेक्शंस होते हैं, जैसे इंडिया में कई टाइप की आपकी गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फिर उसके बाद में लोकल बॉडीज़ हैं, उसमें म्यूनसिपल पार्टीज हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, फिर आपका पंचायती राज है उसको इंक्लूड करा जाता है। इन डिफरेंट इनके इलेक्शंस होते हैं। अगर बार बार आप इलेक्शन में ही रहोगे तो डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उससे अफेक्ट होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा सिस्टम आपकी कंट्री में अडॉप्ट करा जाता है उसका इफेक्ट भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्केट कंडीशंस, बाजार की स्थितियां। मार्केट कंडीशंस जैसे अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एक तो परफेक्ट कंपटीशन आता है, फिर एक इम्परफेक्ट कंपटीशन आता है, एक मोनोपोली आता है। तीन इसमें मेन लिए जाते हैं कि आपकी कंट्री में कौन सा स्ट्रक्चर है वो फॉलो करा जाता है, और या फिर आपकी कंट्री में रियल में कंपटीशन है कौन सा। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वो सबसे बेटर माना जाता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से। रीजन बीइंग उसमें सेम प्राइसेस होती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो आपके अनलिमिटेड होते हैं। तो कौन सा आपके कंपटीशन मार्केट की क्या परिस्थितियां आपकी कंट्री में है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद आता है कैपिटल एंड मनी मार्केट, पूंजी एवं मुद्रा बाजार। अब वैसे तो डिटेल में फर्दर आपके आने वाले नेक्स्ट ईयर में आता है या फिर फाइनल ईयर में EAFM में आता है मनी एंड कैपिटल मार्केट, बट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है वो उस मार्केट को कैपिटल मार्केट बोला जाता है, और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें डील करता है उसे मनी मार्केट या मुद्रा बाजार बोला जाता है। यानी ऐसी सिक्योरिटी जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है वो मनी मार्केट या मुद्रा बाजार होता है, और ऐसी सिक्योरिटी जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर का होता है वो कैपिटल मार्केट में आती है। जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं। ऐसे ही आपका ट्रेजरी बिल्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं वो मनी मार्केट में आती हैं। जितने ज़्यादा साउंड या डेवलप्ड मनी एंड कैपिटल मार्केट होते हैं उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फास्टर होता है। रीजन बीइंग मनी और कैपिटल मार्केट जितने ज़्यादा डेवलप होंगे मनी का सर्कुलेशन भी उतना ही बेटर होता है, और सेविंग्स की है वो प्रमोट होती है, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है, इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कंपनीज के पास डायरेक्टली आता है। तो कंपनीज है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो जनरल पब्लिक में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है। तो कैपिटल और मनी मार्केट है वो डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की आर्थिक नीतियां हैं वो आती हैं। हालांकि दो बड़ी पॉलिसी इसमें फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जिसे आप राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति बोलते हैं वो अपने फर्दर आने वाले चैप्टर्स में आएंगी, बट उसके अलावा भी कई सारी पॉलिसीज होती हैं जैसे लेबर पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है, उनका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे आता है। ट्रेड पॉलिसी में आप इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट बिजनेस रिड्यूस हो जाएगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें जितने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करे जाते हैं इंडस्ट्रीज हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होती है, और सपोज उसमें लिबर्टी दी जाती है, जितना ज़्यादा लिबरलाइजेशन होता है उतनी आपकी इंडस्ट्री है वो बेटर वे में परफॉर्म कर पाती है। फिर लास्ट पॉइंट इसमें फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली का स्वरूप। 3 टाइप का स्ट्रक्चर है वो दुनिया में फॉलो करा जाता है।
एक कैपिटलिस्टिक हो गया जिसे पूंजीवाद बोलते हैं, एक सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसे समाजवाद या कुछ लोग उसे साम्यवाद बोलते हैं, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब जो कैपिटलिज्म है उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज से ज़्यादा बेटर माना जाता है, बट रिसेंटली जो स्टडीज आई है जैसे रशिया हो गया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने आपके सोशलिज्म है उसको एक्सेप्ट करा था, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके कैपिटलिज्म वालों से भी ज़्यादा हुआ है। और प्रेजेंटली जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, कुछ पार्ट है वो आपके पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, कुछ पार्ट है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। हालांकि इंडिया है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। लिमिटेड सेक्टर्स हैं, एक दो सेक्टर बचे हैं जो पब्लिक सेक्टर के पास में है, बाकी सारा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो इंडिया ने भी प्लान्ड इकोनॉमी यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हुए एक अच्छी ग्रोथ है उसको अचीव करा है। तो आपके यहाँ पे कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको फॉलो करा जाता है, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में 9 पॉइंट डिस्कस करे हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसका सेकंड पार्ट मीन्स इससे 9th पॉइंट से आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।